गुड मॉर्निंग क्लास। हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट सेल द बेसल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका मतलब होता है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। इस लेसन में हमने ये पढ़ा था कि सेल किस शब्द से मिलकर बनी है, यानी कि लैटिन शब्द सेला से मिलकर बनी हुई है। हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेल जो है हमारी, वो सेला शब्द से मिलकर बनी हुई है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटी कोठरी। और इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको बोतल की जो कॉर्क थी उसमें देखा था, और उसमें उन्होंने ये देखा कि उन्हें मधुमक्खी के छत्ते यानी हनी कॉम्ब जैसी संरचनाएं दिखाई दी। और इस संरचना में उन्होंने ये देखा कि इस संरचना को ही उन्होंने कोशिका कह दिया, लेकिन ये वास्तविक में ये कोशिका नहीं थी। ये जो थी ये वास्तविक में कोशिका भित्ति थी, यानी कि सेल वॉल थी। फिर इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। उन्होंने रेन ड्रॉप यानी कि बारिश की बूंदें, और टीथ स्कम यानी कि दांतों की जो खुरचन होती है उसमें उन्होंने प्रोटोजोआ बैक्टीरिया नामक जीवाणु ये सब तरह के छोटे सूक्ष्म जीव देखे, जिसमें उन्होंने कोशिका का पता लगाया। और उन्होंने कहा कि दिस इज एक्चुअल सेल, मतलब यही है जो कोशिका है। फिर इसके बाद हमने बात की थी कौन सबसे छोटी कोशिका है, कौन सबसे बड़ी कोशिका है। पैलिडोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड द लार्जेस्ट सेल इज, you also everyone known is egg of ostrich, and the largest cell nerve cells, and the largest cell in the human female ovum, and the smallest cell in the human male sperm. Now we फिर हमने देखा कि सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी को जिसने दो जर्मन वैज्ञानिकों ने दिया, थियोडर स्वान और मैथलस लीडन ने 1838 में और 1839 में। मैथलस लीडन ने जो सेल थ्योरी दी थी वो दी थी प्लांट्स के उपलक्ष्य में, मतलब कि पौधों पे कोशिका सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था, जो कि था 1838 में। और 1839 में मैथलस लीडन जो थे उन्होंने 1838 में जो मैथलस लीडन थे उन्होंने प्लांट सेल थ्योरी दी थी, और 1839 में जो थियोडर स्वान थे उन्होंने सेल थ्योरी ऑफ एनिमल दिया था। दोनों ही वैज्ञानिकों ने कहा कि जो सेल है वो क्रियात्मक, संरचनात्मक और आधारभूत इकाई हैं, लेकिन वो सेल बनी कैसे है ये बताने के लिए वो फेल हो गए। तब एक न्यू साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, और उन्होंने अपना ये मत रखा कि जो कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती विभाजन के द्वारा बनी हुई हैं। और पूर्ववर्ती विभाजन को उन्होंने अपने शब्दों में कहा ओमनीस सेला ओ सेला, जिसका मतलब होता है द सेल इज मेड अप बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल, यानी कोशिका के प्रकार की। कोशिका के प्रकार दो प्रकार की होती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कोशिका को हिंदी में एक कोशिकीय कहते हैं, और मल्टीसेलुलर कोशिका को बहुकोशिकीय कहते हैं। जनरली लोग समझते हैं यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका है इसके अंदर तो वो यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर का लोग समझते हैं एक से अधिक कोशिका है तो बहुकोशिकीय है। लेकिन इसके अंदर अब आप थोड़ा 9th क्लास में पहुंच गए हैं, हाई मॉडिफाई हो गए हैं, तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि एक कोशिका तो होती है, उसको एक कोशिकीय कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ विभाजन के बाद कोशिका पृथक होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। इस लाइन को समझिए, काफी कठिन का लाइन है। विभाजन के बाद यानी कि आफ्टर डिवीजन, कोई भी एक सेल है वो डिवीजन के बाद कोशिका, कोई भी एक कोशिका है वो डिवीजन के बाद मतलब पृथक होने के बाद स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती है। यानी कि मान लीजिए अगर हमारी ये एक कोशिकीय सेल अमीबा की है तो ये अपने पेरेंट से अलग होकर एक नई कोशिका बनाएगी। जैसे ये इसके पेरेंट हैं तो ये दो सेल जो बनेंगी ये दोनों अपने अपने जीवन को व्यतीत करेंगी अलग अलग। ये एक अलग कोशिका बनाएगी और ये एक अलग कोशिका बनाएगी। जैसे कि हम अमीबा में देखते हैं, अमीबा इसी तरह का होता है। अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ये अमीबा है, पेरेंट सेल है इसकी अमीबा की, पीसी मींस पेरेंट सेल है। अब ये पृथक होगी तो ये दो सेल बनाएंगी, एक ये और एक ये दो सेल बनेंगी, और ये दोनों सेल जो होंगी वो अपना अपना एक अलग अलग अपनी अपनी जैविक क्रियाएं करेंगी, अपनी अलग अलग क्रियाओं को दिखाएंगी। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, एक से अधिक कोशिका होती है, मतलब कोशिकाएं जो होंगी वो एक से अधिक होंगी,
और निरंतर विभाजन के कारण, मतलब जैसे कि इसमें क्या हुआ, एक कोशिकीय जीव में ये अमीबा था, एक भाग से टूटकर दो भाग बना। सीधे से आप जानिए कि एक रबर बैंड है, एक रबर बैंड को आपने बीच से कट कर दिया, दो हाफ हाफ बढ़ गया, लेकिन वो जुड़ नहीं सकते, लेकिन ये जुड़ वो हाफ हाफ बढ़ गए। और वैसे ही लेकिन ये जो मल्टीसेलुलर सेल है, एक से अधिक कोशिका होंगी, इसमें बहुकोशिकीय इनको कहा जाता है हिंदी में। मल्टीसेलुलर में निरंतर विभाजन के कारण पूर्ण स्वतंत्र कोशिका बनती है, मतलब कि इनमें जो विभाजन है वो यहाँ पर जैसे कहा गया है रुक गया है एक तरह से, ये अपने अपने पेरेंट्स अलग हो गए और इसमें जो विभाजन है वो रुक गया। इसीलिए इसमें लेकिन जो ये विभाजन है ये नहीं रुका। ये मान लीजिए ये एक बहुकोशिकीय सेल है, ये अपने पार्ट में बढ़ गई, एक रबर है वो चार भागों में बढ़ गए, ये चार भाग अपने अलग अलग भागों में बढ़ गए और ये सारे भाग एक नए नए पैरेंट को, एक नए नए सेल को जन्म देंगे। ये काम होता है मल्टीसेलुलर का। एक कोशिकीय में ये होता है विभाजन के बाद कोशिका पृथक होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगती है। दैट मीन जो एक कोशिकीय होंगे, जैसे कि अमीबा पैरामीशियम का एग्जांपल मैंने दिया है। अमीबा मान लीजिए ये आपकी पेरेंट सेल है, पीसी मींस पेरेंट सेल। अमीबा की जो सेल है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी और दोनों भाग में जो डिवाइड होंगे अमीबा, वो दोनों ही अपना अलग अलग काम करेंगे, अपनी अलग अलग क्रियाओं को प्रदर्शित करेंगे और ये होगा एक कोशिकीय जीव। लेकिन मल्टीसेलुलर में इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब इसका जस्ट उल्टा होता है। मल्टीसेलुलर को बहुकोशिकीय कहते हैं, वो एक से अधिक कोशिकाएं बनाती हैं और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो निरंतर विभाजित होती रहती हैं, यानी कि एक सेल से दो सेल बनी, दो से चार, चार से छह। और इस तरह की जो कोशिकाएं बनती रहती हैं उनको बोलते हैं श्रम का विभाजन, यानी कि इसमें मेहनत लग रही है तो इसलिए कहा जाएगा इसमें श्रम का विभाजन हो रहा है। हम खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं अच्छे नंबर लाने के लिए। वैसे ही ये एक कोशिका जो बनी, पैरेंट सेल जो बनी, उससे दो सेलें बनी, दो सेल जो हुई उसने खूब मेहनत की, उससे दो और सेलें बनी, ये दोनों सेलों ने और मेहनत की तो इनसे क्या हुआ, चार सेलें बनी। इसलिए इसमें ये कहा जाता है इनमें श्रम का विभाजन जो है वो देखा जाता है। किसमें, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन, दैट मीन डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। और इसका एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं, मनुष्य, पादप और सभी जीव। फिर से हम एक बार इसको समझ लेते हैं। जो सेल होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो सेल होती हैं वो एक कोशिका होती है और मल्टीसेलुलर जो सेल होती है वो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है। एक कोशिकीय जीव होते हैं या एक कोशिकीय जो कोशिका होती है वो विभाजन के बाद कोशिका से पृथक होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती है। दैट मीन कोशिका जो एक बड़ी पैरेंट सेल होगी वो अपने फादर से, अपनी मदर से अलग होगी और दो भागों में बटेगी और दो भागों में बटेगी या चार भागों में बटेगी, लेकिन वो चारों दोनों भाग जो होंगे वो क्या करेंगे, वो एक नया नया जीव बनाएंगे, मतलब पूरी जैविक क्रियाएं जो हैं वो उनके अंतर्गत होगी। फिर इसके बाद इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होंगे उनमें कोशिका जो होगी वो एक से अधिक होगी और इसमें जो डिवीजन है, इसमें जो विभाजन है वो लगातार होता रहेगा और इसीलिए कहा गया है निरंतर विभाजन के कारण पूर्ण स्वतंत्र कोशिका, मतलब निरंतर विभाजित होती रहेंगी। और जितनी, ऐसा नहीं है कि ये कोशिका जो बनेगी ये हमारी पूर्ण विभाजित कोशिका नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि ये जो बनेगी ये पूरी नहीं होगी, ये भी होगी। अगर मान लीजिए ये मनुष्य की ये एक कोशिका है, ये मनुष्य इससे बन रहा है, तो अगर इससे ये विभाजित होकर ये दोनों बन रही है तो ये भी, ये वाला भी मनुष्य बनाएगा, ये वाला भी मनुष्य बनाएगा। अगर इन सब से भी ये चार बन रहे हैं तो इन सारों से भी मनुष्य बनेंगे। इसीलिए ये कहा गया है श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब मेहनत जो है वो लगातार होती जा रही है, इसीलिए इसमें श्रम का जो विभाजन है वो होता जा रहा है। अब हम इसके बाद बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, नाम पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे और कुछ सुन भी चुके होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रो, दो चीजों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोट, ठीक, कैरियन प्लस टिक, इतनी चीजों से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, PRIMITIVE, प्रिमिटिव।
कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और इक का मतलब होता है बियर, मतलब धारण करना। प्रिमिटिव का मतलब हो गया पुराने या दुर्लभ। न्यूक्लियस का मतलब हो गया केंद्रक और बियर का मतलब हो गया धारण। वो न्यूक्लियस या वो सेल जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस को धारण करती होगी, यानी कि पुराने या दुर्लभ न्यूक्लियस को धारण करती होगी, वो कहलाएगी प्रोकैरियोटिक सेल। कहते नहीं लोग बहुत पुराने जमाने के हो, बहुत पुराने जमाने का कपड़ा पहन रखा है, यू आर सो प्रिमिटिव, ये वाले कपड़े तो मिलते ही नहीं, बड़े दुर्लभ हो गए तुम्हारे दर्शन। वही याद रखना है आपको। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, टिक मीन्स बियर करना यानी धारण करना। पुराने या दुर्लभ केंद्रक को धारण करने वाली जो कोशिका होगी वो कहलाएगी प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होती है, यू मतलब होता है रियल, यू कैरियन प्लस टिक। यू मतलब होता है रियल, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस और टिक मतलब होता है बियर, मतलब वास्तविक न्यूक्लियस जो दिखाई देगा, वास्तविक केंद्रक धारण। ऐसी कोशिकाएं जो वास्तविक केंद्रक को धारण करेंगी वो कोशिकाएं कहलाएंगी यूकैरियोटिक सेल, यानी कि वास्तविक केंद्रकधारी सेल। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगी वो कहलाएंगी प्रिमिटिव न्यूक्लियस बियर करने वाली, यानी पुरानी या दुर्लभ केंद्रक धारक सेल। ये दोनों सेल को याद करने का तरीका ये मैंने बताया, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं इनको और अच्छे से समझने के लिए आप उसके डिफरेंस को समझिए, और डिफरेंस को अगर याद रखेंगे तो आप इन दोनों कोशिकाओं में अंतर करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होंगी वो प्रिमिटिव होंगी। प्रिमिटिव का मतलब जो इनमें केंद्रक पाया जाएगा वो या तो दिखाई देगा, या दिखाई तो देगा लेकिन वो इतना दुर्लभ होगा कि उसको देखना मुश्किल होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक आपने पन्नी ले ली, सपोज कीजिए ये आपने एक झिल्ली ले ली और इस झिल्ली के अंदर एक ईंट ये डाल दी, छोटा सा एक कंकड़ डाल दिया और इस कंकड़ को ढकने के लिए आपने गंदा पानी भर दिया इसमें। ये एक झिल्ली ले ली, इस झिल्ली के अंदर आपने एक कंकड़ डाला और इसमें गंदा पानी भर दिया, तो क्या आप इस न्यूक्लियस को ये कंकड़ को क्या आप देख पाएंगे? ऑब्वियसली आप सही से नहीं देख पाएंगे क्योंकि पानी बहुत ही गंदा है इसलिए। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये हम आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि जो सेल होगी, जो हमारी कोशिका होगी, उसके अंदर जो हमारे न्यूक्लियस होंगे वो इतना ज्यादा जीव द्रव्य से इतना ज्यादा भरे हुए होंगे कि वो पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे, और इनका जो केंद्रक होगा वो पूर्ण केंद्रक के रूप में नहीं माना जाएगा। केंद्रक तो तभी माना जाएगा ना जब हम उसको अच्छे से पूरी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे कि हम बीजीए या बैक्टीरिया है, या बैक्टीरिया जितने भी हैं उनमें क्या है, अब इतने सारे बैक्टीरिया हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। वो इसलिए हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो स्पष्ट रूप से उनका न्यूक्लियस जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो दुर्लभ उनका न्यूक्लियस, इसलिए उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत रखा गया है। वही यूकैरियोटिक सेल में अभी आप ये ले लीजिए और कंकड़ जो है वो थोड़ा बड़ा ले लीजिए और पानी भी ले लीजिए, तो क्या होगा? पानी भी उतना ले लीजिए, उतना ही गंदा ले लीजिए, लेकिन कंकड़ जो लीजिए वो थोड़ा बड़ा ले लीजिए, तो आपको क्या दिखाई देगा? वो जो पानी होगा वो थोड़ा कम द्रव्य जो होगा उसका थोड़ा हटा हुआ दिखाई देगा, और जो कंकड़ होगा आपका वो बीच में दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई देगा कि हाँ देखो इसके अंदर कंकड़ है। वैसे ही यूकैरियोटिक सेल जो होंगी उनमें जो न्यूक्लियस होगा वो वास्तविक केंद्रक होगा, मतलब वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जैसे कि मनुष्यों में और एनिमल्स में और प्लांट्स में जितने भी हैं उनमें दिखाई देता है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, प्रो प्लस कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराने या दुर्लभ केंद्रक को जो धारण करती हैं ऐसी सेलें प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। यूकैरियोटिक सेल
वास्तविक केंद्रक को, यानी यू मतलब रियल, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस और टिक मतलब बियर करना, वास्तविक केंद्रक को जो धारण करती हैं वो कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। अब हम इन दोनों का अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ 5 डिफरेंसेस लिए हैं और इन 5 डिफरेंसेस को हम लोग समझते हैं। जो की बात अभी हमने बताई पुराने या दुर्लभ केंद्रक धारण करती हैं, उसका मतलब यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है पूर्ण केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, मतलब वो जीव द्रव्य से इतना भरा हुआ रहेगा कि जो केंद्रक होगा वो क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने कट का निशान लगाया, पूर्ण केंद्रक जो है वो नहीं पाया जा रहा है। फिर यूकैरियोटिक सेल में जो वास्तविक केंद्रक को धारण करती है, तो यूकैरियोटिक सेल में जो पूर्ण केंद्रक होगा वो पूरी तरह से दिखाई देगा और पाया भी जा रहा है, इसलिए मैंने इस पे राइट टिक किया है कि यूकैरियोटिक्स में पाया जा रहा है और प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं विकास यानी कि डेवलपमेंट की। जो डेवलपमेंट होगा, इनका जो विकास होगा वो होगा अर्ध विकास होगा, क्योंकि जब अभी हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका होगी जो, तो वो अपने ही जैसे जीवों को, अपने ही जैसे पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगी। लेकिन जब कोशिका अर्ध होगी या थोड़ी कम दिखाई देगी या दुर्लभ होगी, तो विकास भी उनका क्या होगा, अर्ध होगा, कम होगा। और वही यूकैरियोटिक्स में क्या होगी, जब कोशिकाएं पूरी तरह से अपनी वास्तविक रूप से दिखाई देंगी तो उनका जो विकास होगा वो पूरी तरह से फुल होगा, यानी कि पूरा होगा। कोशाद्रव्य जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशाद्रव्य जो होता है वो साइटोप्लाज्म यानी कि केंद्रक के चारों ओर पाया जाता है, और वो इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो उसकी रक्षा कर सके। वही चीज यहाँ पर पूछी गई है, कोशाद्रव्य जो है बताई गई है कि कोशाद्रव्य जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पूरी कोशिका में फैला होता है, यानी कि जो केंद्रक होगा वो बिल्कुल संकुचित होगा, बिल्कुल ना की मात्रा में होगा, तो जी कोशाद्रव्य जो होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, कोशिका में फैला हुआ रहेगा। यूकैरियोटिक में क्या होगा, केंद्रक सही से दिखाई देगा, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली यानी कि ये जो बाहर की लेयर है आपकी ये, और ये जो है केंद्रक, इन दोनों के बीच में ये जीव द्रव्य जो होगा वो फिल होगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, कोशाद्रव्य जो है प्रोकैरियोटिक में पूरी तरह से फैला होगा, मतलब पूरी सेल में यही दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो इतना गजीन होगा, इतना गाढ़ा होगा ये तरल कि जो न्यूक्लियस होगा हमारा वो इससे छुप जाएगा। लेकिन यूकैरियोट्स में ये होगा कि जो हमारी सेल होगी, ये सेल वॉल हो गई जिसको हमने कहा है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन हो गई है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और जो अंदर न्यूक्लियस है उसके चारों ओर जो जीव द्रव्य होगा वो थोड़ा कम गजीन होगा, कम गाढ़ा होगा, जिसके कारण जो ये न्यूक्लियस जो एक कोशाद्रव्य है वो इन और इनके यानी कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फिल होगा, फैला हुआ होगा, भरा हुआ होगा। फिर बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की, जो कि इसमें नहीं पाया जाता और इसमें पाया जाता है। अब दिक्कत की बात यह है कि हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है, बता तो दिया मैंने, नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन को ही समझते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ऐसा प्रोटीन जो डीएनए और प्रोटीन दोनों का मिक्सचर होगा उसे हिस्टोन प्रोटीन कहा जाएगा। वो प्रोटीन जो प्रोकैरियोट्स में है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि डीएनए तो तभी पाया जाएगा जब न्यूक्लियस पाया जाएगा, और इसमें तो न्यूक्लियस पाया भी जा रहा है और बिल्कुल ना के बराबर भी पाया जा रहा है, तो इसलिए इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होगा वो नहीं पाया जाएगा। लेकिन यूकैरियोट्स में जो हिस्टोन प्रोटीन होगा वो डीएनए प्लस प्रोटीन पाया जाएगा, इसलिए मैंने इसमें राइट का टिक लगाया है। फिर बात करते हैं कोशिका द्रव्ययी गति यानी कि साइक्लोसिस। साइक्लोसिस जो होती है वो एक तरह का मूवमेंट होता है जीव द्रव्य का, कि वो किस डायरेक्शन में पूरी सेल के अंदर किस डायरेक्शन में वो चल रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, वो सर्कुलर हो रहा है, या वो अमीबॉयड मूवमेंट कर रहा है, इस तरह का जो की गति जो होगी वो कोशिका द्रव्य की जो गति होगी उसको साइक्लोसिस कहेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोशिका द्रव्ययी गति, कोशिका द्रव्य की गति साइक्लोसिस कोशिका द्रव्ययी गति कहलाती है। इसके बारे में अभी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। जो कोशिका द्रव्य की जो गति होगी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में वो ऐसी होगी, साइक्लोसिस जो होगा वो स्पष्ट नहीं होगा। यू ऑल नो वेरी वेल, बिकॉज न्यूक्लियस जो होगा वो
होगा नहीं, पूरे में सिर्फ जीव द्रव्य ही फिल होगा। जीव द्रव्य जो है वो इधर भी जा सकता है, जीव द्रव्य जो है वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। वो किसी भी मूवमेंट में जा सकता है। सो इसलिए कहा गया है इट इज नॉट क्लियर, मतलब स्पष्ट नहीं होती है। बट यूकेरियोट्स में जो होगी, सेल मेम्ब्रेन भी क्लियर है, वो न्यूक्लियस भी क्लियर है, सेल वॉल भी क्लियर है, साइटोप्लाज्म भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो इसमें जो जीव द्रव्य की जो गति होगी वो स्पष्ट होगी। हो सकता हो जो जीव द्रव्य की जो गति है वो इस शेप में भी हो सकती है, इस शेप में भी हो सकती है, इस शेप में भी हो सकती है। ओके, यूकेरियोट्स में जो कोशिका द्रव्य की गति होगी वो सारे डायरेक्शन में तो होगी, मतलब वो तो सब तरह से तकती है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, क्योंकि इसमें जो जीव द्रव्य होगा वो थोड़ा इसकी अपेक्षा कम होगा। लेकिन इसमें जीव द्रव्य अधिक होने के कारण क्या होगा, ये स्पष्ट रूप से अपनी गति नहीं कर पाएगा। बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे कि आपको एक कमरे के अंदर 50 लोगों के साथ बंद कर दिया जाए और उस कमरे की जो लंबाई चौड़ाई या उसका जो स्पेस हो वो कम हो, तो मे भी आप शायद इधर मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं, या हो सकता हो आप वहां से वहां भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वही आपको 50 लोगों के साथ रख के सिर्फ 4 लोगों के साथ रखा जाए तो आप चल भी सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, हाथ भी ऊपर कर सकते हैं, पैर भी ऊपर, पैर से भी जा सकते हैं। ठीक वैसे ही साइक्लोसिस की गति को आप समझिए। आपको 50 लोगों के साथ बंद कर दिया गया है, आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन प्रोकैरियोटिक सेल है। आप लोगों को 4 लोगों के साथ बंद कर दिया गया है, आप सारे मूवमेंट कर रहे हैं, बट एक सही मूवमेंट, आप सारे मूवमेंट कर रहे हैं मतलब एक ही दिशा में। हो सकता हो आप सारे लोग, चारों लोग चल रहे हो सकता हो आप सारे चारों लोग बैठ के बातें कर रहे हो सकता हो आप सारे चारों लोग कोई मोबाइल से गेम खेल रहे हो या कोई तरह सा भी इंटरटेनमेंट कर रहे हो। वो हो जाएंगे आप लोग का यूकैरियोटिक सेल। फिर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है इसका बीजीए एंड बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल है प्लांट और एनिमल। बीजीए, बात फंस गई। बीजीए का मीन होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और एल्गी का मतलब होता है शैवाल। ये एक तरह के शैवाल होते हैं जिनमें ब्लू कलर और ग्रीन कलर दोनों पाया जाता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। इस तरह के जो एल्गी होते हैं, इस तरह के जो शैवाल होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनका जो केंद्र होता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में जो हम देख रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, और इस तरह का जो न्यूक्लियस होगा वो पूरी तरह से हम देख सकते हैं।